हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। यूपी जीडीसी का 2017 का पेपर मिला जी मुझे वेबसाइट से, जिसको हम आज कवर करने वाले हैं। इसमें मुझे 120 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके किससे रिलेटेड मिले, एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक है, एजुकेशन वाले में इसमें 150 क्वेश्चंस थे, बट रिसेंटली जब मैं पैटर्न देख पा रही हूँ तो अभी 120 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से 90 क्वेश्चंस आपके एजुकेशन के होंगे और 30 क्वेश्चंस आपके जीएस के होंगे। ये अभी आने वाले 31 मई को ये पेपर होने वाला है यूपी जीडीसी का। ठीक है, सो आई थॉट कि ये वाला पेपर कवर करवा दिया जाए। अगर आप यूपी जीडीसी की तैयारी कर रहे हैं और कोई और पेपर हुआ हो इसके बाद और आपके पास अवेलेबल हो, तो आप मुझे मेल कर दीजिएगा इनकलकेट रवीना RAVINA, ओके, inculcateravina@gmail.com पे। सो मैं वो पेपर भी सोल्व करवाने की कोशिश करूँगी। ओके, बाकी यूपी जीडीसी वाले जो बच्चे हैं वो अपडेटेड मैराथन्स जो हो रही हैं वो कवर कर लीजिए, वो मोर देन इनफ है। उसके अलावा अगर कोई स्टैटिस्टिक वो होता है ना, कोई टॉपिक, स्टैटिक टॉपिक जो आपके सिलेबस में मेंशन हो और नहीं करवा रखा हो, तो वो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोज इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। चलिए जी, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग इज यूज्ड फॉर। तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है? माइक्रो टीचिंग के लिए, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए, या सोशल डिस्कशन या सोशल बिहेवियर के लिए। तो आप टेली कॉन्फ्रेंसिंग यानी इंटरनेट के माध्यम से जब आप एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हो वेब पे, ठीक है, तो वो किस चीज़ में हेल्प करेगी या किस लिए यूज़ की जाएगी? तो वो ग्रुप डिस्कशन के लिए यूज़ की जाती है जी। ठीक है, इसमें आपको रियल टाइम इंटरेक्शंस देखने को मिलेंगी, अलग अलग जगह से जोग्राफिकली डिस्पर्स्ड पार्टिसिपेंट्स जुड़ सकते हैं। सो वो ग्रुप डिस्कशन ज़्यादा बेटर रहेगा। माइक्रो टीचिंग हम स्किल डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं जब हम टीचिंग की बात करते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस एक कॉन्सेप्ट है कि हाँ, हर किसी में, हर कोई इंसान डिफरेंट है, तो ये साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। सोशल बिहेवियर, सोसाइटी में आप कैसे बिहेव करते हो, तो वो चीज़ें नहीं सिखा रही है, ये ग्रुप डिस्कशन में हेल्प करेगी, यूजफुल रहेगी। करिकुलम का मतलब क्या है? करिकुलम मीन्स ऑल द एक्सपीरियंसेस विच स्टूडेंट्स गेट इन स्कूल, सब्जेक्ट नॉलेज दैट इज ट्रांसफर्ड बाय द फैकल्टी, सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड फॉर द कोर्स, या फिर वर्क एक्सपीरियंस। तो करिकुलम का मतलब है ब्रॉडली जो भी चीज़ बच्चा स्कूल में सीख रहा है। अब उसके टाइप्स अलग अलग हो सकते हैं, जो हमने अपने मैराथन में भी डिस्कस किया था, फिफ्थ जो करिकुलम स्टडीज़ की जो मैराथन है, तो उसमें भी हमने देखा था कि करिकुलम के टाइप अलग अलग हो सकते हैं, कि कोई नल करिकुलम होगा, कोई हिडन करिकुलम होगा, कोई एक्सप्लिसिट करिकुलम होगा, कोई इम्प्लिसिट होगा। सो जो भी एक्सपीरियंस आप वहाँ से गेन कर रहे हो स्कूल से, वो सारा का सारा करिकुलम में आ जाएगा। सिर्फ टीचर नॉलेज ही नहीं, टीचर नॉलेज भी इसमें इंक्लूडेड है, जो सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है वो भी इसमें इंक्लूडेड है, जो भी एक्सपीरियंस स्कूल आपको दे रहा है वो सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। सो आर्टिकल 15 बेसिक आर्टिकल है। आर्टिकल 12 टू 35 जो है हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं। सो आर्टिकल 15 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किस बारे में बात करता है, वो आपसे पूछा है। ओके, सो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, एजुकेशन ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट, या फिर एडमिशन रूल्स। सो देखो, बहुत सारी बेसिस पे प्रोहिबिशन जो है डिस्क्रिमिनेशन का वो मेंशन है इसमें, तो रिलीजन वाला भी इसमें मेंशन है, इसलिए ए हमारा आंसर हो जाएगा जी। ओके, द फर्स्ट स्कूल फॉर द डेफ इन द ग्रेट ब्रिटेन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1767। सो किसने, देखो यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा भी आपने याद रखनी है कि डेफ के लिए पहला स्कूल ग्रेट ब्रिटेन में खुला है, 1767 में खुला है। सो ये दो तीन इन्फॉर्मेशन तो आपको ऑलरेडी पता हो, अब किसने खोला है वो भी आपको पता हो। ओके, तो स्किनर हैं, थॉमस ब्रेडवुड हैं, या फिर गैलुडेट हैं, या फिर आपके गिलफर्ड हैं। सो थॉमस ब्रेडवुड आपका आंसर रहेगा जी। थॉमस ब्रेडवुड एक टीचर थे एडिनबर्ग में। देन ही फाउंडेड द ब्रेडवुड्स अकेडमी फॉर द डेफ एंड डम इन 1760। यहाँ पे 1767 मेंशन है। ओके, तो अराउंड एंड अराउंड तभी उन्होंने ओपन किया था ये स्कूल। तो इसको बिलीव किया जाता है कि अच्छा, ये फर्स्ट स्कूल है डेफ चिल्ड्रन के लिए ब्रिटेन की, अगर हम बात करें। ओके, सो वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ मेंशन कर दी है। ऑल्दो अगर आप देखेंगे तो मेन चीज़ जो है वो यही है, जोसेफ वाटसन जो है वो एक ट्रेन्ड एज अ टीचर ऑफ डेफ अंडर थॉमस ब्रेडवुड। ओके, ही इवेंचुअली लेफ्ट इन 1792, फिर वो हेडमास्टर बन जाते हैं असाइलम फॉर डेफ एंड डम इन। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आप वाटसन ने ये बुक लिखी है द एजुकेशन ऑफ द डेफ एंड डम, तो ये आप याद रख सकते हो।
ओके तो हर चीज नहीं याद रखने की जरूरत, बट आप इतना ध्यान रख सकते हो कि किसने ये स्कूल ओपन किया और क्या इसका बिलीफ है, क्या माना जाता है इस बारे में। Education is the development of all those capacities in the individual which will enable him to control his environment and fulfill his responsibility. So ये डेफिनेशन किसने दी है कि एजुकेशन जो है वो डेवलपमेंट है सारी उन कैपेबिलिटीज का, कैपेसिटीज का इंडिविजुअल के अंदर, जो अपना इन्वायरमेंट वो कंट्रोल कर पाएगा और सारी चीजें वो कर पाएगा जो करना चाह रहा है। हर्बर्ट, प्लेटो, जॉन ड्यूई या फिर रूसो। सो आंसर आपका क्या हो जाएगा जी? जॉन डुई। ऐसी फैक्चुअल स्टेटमेंट्स मोस्टली यूपी के एग्जाम्स में या उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मैंने देखी हैं। सो एटलीस्ट जो आई हुई हैं उनका थोड़ा ध्यान रख लो, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन रिपीट होने के चांस बहुत कम है, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछ रहा है वो नया ही पूछेंगे। ओके, Hopkins classified crime into different categories. Which of the following is not related to them? तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं, अगर वो यूजुअली सिलेबस से थोड़ा सा हटके ही होते हैं, तो ये वाले क्वेश्चंस आप इन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू ही पढ़ लो, आपको अलग से डीपर लेवल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी। पॉलिटिकल क्राइम, इकोनॉमिक क्राइम, सिविल क्राइम और आपका सोशल क्राइम। आंसर आपका सिविल क्राइम रहेगा फॉर प्रैक्टिकल रीजंस। बहुत सारे हैं जो मैंने एक स्टडी में देखे, तो 6 ब्रॉड एरियाज हैं जी। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, पॉलिटिकल स्फीयर, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, प्राइवेट सेक्टर गवर्नेंस, पब्लिक सेक्टर गवर्नेंस, इंडिपेंडेंस एंड इंटीग्रिटी ऑफ द जुडिशरी। सो ये 6 फैक्टर्स मुझे एक जगह पे नज़र आते हैं, जो कि एक ऑफिशियल स्टडी थी। सो उसके हिसाब से यहाँ पे आप देखोगे कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल ये फैक्टर्स इंक्लूडेड रहेंगे, लेकिन क्राइम, सिविल क्राइम जो है वो वैसा क्राइम इंक्लूडेड नहीं है। Okay, then have which of the following commission suggested meditation as a part of moral values? तो meditation किसने suggest किया? Secondary Education Commission, University Education Commission, National Education Commission या फिर आपका Indian Education Commission? तो आंसर आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो सबसे पहला कमीशन था। एज अ पार्ट ऑफ मोरल वैल्यूज मेडिटेशन भी इंक्लूडेड होना चाहिए, सो ये चीज़ इन्होंने इंक्लूड की थी भाई। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान रखना। अकॉर्डिंग टू यूनेस्को एजुकेशनल टेक्नोलॉजी क्या है? सो इन्होंने यूनेस्को ऐड कर दिया तो हमें स्पेसिफिक जाना पड़ेगा। ओके, लर्निंग एंड डिस्कसिंग प्रोसेस है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोसेस है, या फिर आपका मोटिवेशनल प्रोसेस है, या कम्युनिकेशन प्रोसेस है। सो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है भाई। सो ये कम्युनिकेशन प्रोसेस, ए नहीं, ए नहीं, डी, कम्युनिकेशन। ठीक है, सो कम्युनिकेशन प्रोसेस है रिजल्टिंग फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स टू द बिहेवियरल साइंस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। सो दिस कम्युनिकेशन मे और मे नॉट रिक्वायर द यूज ऑफ मीडिया, बट है ये कम्युनिकेशन प्रोसेस। ओके, सो कम्युनिकेशन प्रोसेस आपका आंसर रहेगा। और ओके, दूसरी चीज़ मेरे पास इसकी आंसर की नहीं है, सो मैंने अपने हिसाब से जो बेस्ट आंसर्स हैं वो बता रही हूँ मैं आपको। ओके, सो यूनेस्को 1993, यूनेस्को के बारे में आपको थोड़ा आइडिया रहे, ठीक है। इन्होंने अपॉइंट किया है कि इंटरनेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन फॉर 21st सेंचुरी, डिलोर कमीशन के नाम से जाना जाता है। 14 मेंबर्स थे डिफरेंट कंट्रीज से, इंडिया से डॉक्टर करण सिंह थे। ओके, सो इन्होंने एक रिपोर्ट दी लर्निंग द ट्रेजर विद इन नाम से। ओके, इसमें इन्होंने 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन की बात की, तो ये 4 पिलर्स आपको पता होने चाहिए। लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू लिव टुगेदर और लर्निंग टू बी। सो ये 4 स्किल्स या ये 4 पिलर हैं कोई भी चीज़ सीखने के लिए। ओके, कि आप क्यों सीख रहे हो ऐसा करके। सो ये यूनेस्को से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो पूछा जा सकता है, कई जगह पूछा गया है। नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सोसाइटी आर सेटिस्फाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। सो जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स हैं वो इद करता है कंप्लीट, या सुपर ईगो, या ईगो, या फिर मोटिवेशन। आंसर हो जाएगा आपका ईगो। ओके, तो इन्होंने ये अपना इद, ईगो और सुपर ईगो की बात की है। एंड ईगो जो है वो मेंटेन करता है, डिफ्रेंशिएट करता है इद और आपके सुपर ईगो के बीच में। ओके, सो जब आप नॉर्मल की बात करते हो या नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स जो सोसाइटी की बात करते हो, सो वो सारी की सारी चीज़ें आपकी किसमें, क्योंकि ये रियलिटी प्रिंसिपल है। ओके, रैशनल होता है नेचर में। ईद जो है वो इरेशनल होता है। सुपर ईगो थोड़ा सा ज़्यादा ही दूसरी साइड चला जाता है, एक्सट्रीम साइड, मोरल वैल्यूज और सोसाइटी की तरफ। ओके, सो आंसर आपका क्या रहेगा जी? ईगो। ईगो इज द कॉम्पोनेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिस्फाइंग द नॉर्मल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। ओके, अब सिगमंड फ्रॉइड की बात आई है, तो आपको सिगमंड फ्रॉइड की ये डेवलपमेंट की स्टेजेस भी पता होनी चाहिए।
पहली स्टेज है ओरल स्टेज, दूसरी स्टेज है आपकी एनल स्टेज, तीसरी स्टेज है फेलिक स्टेज। फेलिक में यूजुअली ये जो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ओडिपस कॉम्प्लेक्स जो हैं ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, सो इलेक्ट्रा क्या होता है? इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है जब गर्ल्स जो हैं वो फादर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड हों, और ओडिपस कॉम्प्लेक्स होता है जब बॉयज़ मदर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड हों। ठीक है, सो ये 5 अलग अलग फेजेस हैं डेवलपमेंट के जो इन्होंने बताए थे सिगमंड फ्रॉइड ने। आपने पढ़ रखे होंगे, बट मैंने इन जनरल एक और आइडिया देने के लिए आपको यहाँ पे ऐड कर दी है चीज़ें। When was NCERT established? 1960, 1961, 1971, 1956। 56 में यूजीसी बना था जी, ठीक है। 1961 में NCERT एस्टैब्लिश हुई है, सो 1961 विल बी द आंसर, विच इज नॉट इनबोर्न मोटिव ऑफ मोटिवेशन। इनबोर्न जन्म से पैदा, जन्म से ही होना वो मोटिवेशन। सो इट्स लाइक बायोलॉ, हम दो तरीके के मोटिव्स को पढ़ते हैं ना, एक लर्न या एक्वायर्ड, और एक आपके जो इननेट होते हैं। तो इसमें हंगर, लव, सेक्स, ये आपके इनबोर्न मोटिव है जी। फ्रस्ट्रेशन, सोसाइटी में आके जब आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती और आप फ्रस्ट्रेटेड होते हो या वट एवर द रीजंस आर, फ्रस्ट्रेशन जो है वो आपका एक्वायर्ड मोटिव होता है। हु इज एसोसिएटेड विद ऑपरेंट कंडीशनिंग, मतलब ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाना बंद हो जाना चाहिए अब। हल, स्किनर, थॉर्नडाइक या फिर ब्लूअर, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा जी? स्किनर। ये ब्लूअर जो है ये थोड़ा सा नया नाम लग रहा होगा आपको, तो ये है जी यूजेन ब्लूअर, ठीक है। ये स्विस साइकेट्रिस्ट हैं, और इन्होंने ये जो मतलब थे, हैं भी नहीं थे, जिन्होंने ये टर्म दी शिज़ोफ्रेनिया 1908 में, ठीक है। तो इस टर्म ने रिप्लेस किया डिमेंशिया प्रिकॉक्स को। तो बेटर क्या डिस्क्राइब करने के लिए? बेटर डिस्क्राइब करने के लिए जो स्प्लिटिंग ऑफ साइकिक फंक्शन है रादर देन इनएविटेबल डिमेंशिया। तो ये जो टर्म है शिज़ोफ्रेनिया, ये बेटर जो है उन सिम्टम्स को दर्शाती है, या ये बेटर तरीके से उसका मतलब समझाती है, रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। सो ही रिवोल्यूशनलाइज्ड द अंडरस्टैंडिंग बाय डिफाइनिंग इट एज अ ग्रुप ऑफ डिजीज, द शिज़ोफ्रेनियाज। सो इनका मेन प्राइमरी फोकस, प्राइमरी सिम्टम्स जो हैं वो एसोसिएशन से रिलेटेड होते हैं, अफेक्टिविटी, एम्बिवेलेंस, ऑटिज्म, ये जो है सिम्टम्स हमें यूजुअली देखने को मिलते हैं। ओके, सो ये टर्म इन्होंने दी, ये बात आपने याद रखनी है। किसको रिप्लेस किया? डिमेंशिया प्रिकॉक्स को, वो प्रीऑक्स ऐसे करके इसको प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। एमिल क्रैपलिन ने ये टर्म दे रखी थी, इसको रिप्लेस किया शिज़ोफ्रेनिया ने। फंडामेंटल सिम्टम्स ये 4 एज से रिप्रेजेंट किए जाते हैं, हो सकता है कभी पूछ लिए जाएं। सो एसोसिएशन यानी लूजनिंग ऑफ थॉट्स एसोसिएशन, कि आप एसोसिएट नहीं कर पाते हो। शैलो या इनअप्रोप्रिएट इमोशंस है, वो अफेक्शन या अफेक्टिविटी नहीं है। एम्बिवेलेंस है चीज़ें, यानी होल्डिंग कॉन्ट्राडिक्टरी एटीट्यूड और फीलिंग्स साइमल्टेनियसली। और ऑटिज्म जब आप रियलिटी होता है ना, आप विड्रॉ करते हो रियलिटी से और आप सोशलाइज नहीं करना चाहते। ओके, सो ये चीज़ सामने निकल के आती है। सो ग्रुप ऑफ शिज़ोफ्रेनियाज उन्होंने क्या किया? इंट्रोड्यूस किया, एक तरीके से रिकग्नाइज किया कि ये सिंगल एंटिटी नहीं है बट ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है। ओके, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। डिस्टिंक्शन ऑफ सिम्टम्स उन्होंने सेपरेट किए, प्राइमरी और सेकेंडरी सिम्टम्स। प्राइमरी में जो डायरेक्टली ऑर्गेनिक पैथोलॉजी से आ रही हैं, जैसे एसोसिएशन इम्पेयरमेंट है, बट सेकेंडरी में थोड़े से जो और डीपर लेवल पे, जैसे डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, ये सारे के सारे जो हैं वो किस में चले जाएंगे? सेकेंडरी सिम्टम्स में चले जाएंगे। ओके, लेटर अपने करियर में ब्लूअर ने ये भी एडवोकेट किया कि जो स्टेरलाइजेशन है ऐसे पेशेंट्स की वो होनी चाहिए, ताकि वो ना मतलब वो आगे रिप्रोड्यूस ना कर पाए, ठीक है, ताकि और फर्दर मेंटली इल जो है वो सोसाइटी ना बने। ओके, सो ये ताकि वो जो रेस है पूरी वो डिटीरियोरेट ना हो, तो इसलिए इन्होंने स्टेरलाइजेशन ऑफ दीज पेशेंट्स, शिज़ोफ्रेनिक पेशेंट जो हैं उनको भी एडवोकेट किया। तो ये बात भी आप ध्यान रख सकते हो। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 एनविसेज एजुकेशन एज अ इन्वेस्टमेंट, रिटर्न, नेशनल प्रोग्राम या फिर सोशल प्रोग्राम। सो वो इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं भाई, ठीक है, इसको, क्योंकि आप इन्वेस्ट कर रहे हो एजुकेशन में, फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे हो। ओके, द मोस्ट, तो ये जब हम दो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस और कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस, सो ये इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इफेक्टिव की टर्म्स में है। ओके,
द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज फॉर अ टीचर इज टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास, टू प्रिपेयर द क्वेश्चन बैंक, टू मेक स्टूडेंट्स डू देयर होमवर्क और टू मेक टीचिंग प्रोसेस इंजॉयबल। सो ये सबसे अलग अच्छा ऑप्शन दिख तो रहा है कि टीचिंग के प्रोसेस को इंजॉयबल बनाना, ये सबसे डिफिकल्ट और चैलेंजिंग पार्ट है, ना कि डिसिप्लिन मेंटेन करना या पेपर बनाना या फिर उनको होमवर्क करवाना। ठीक है, सो आंसर आपका डी हो जाएगा। व्हेन वाज नेशनल लिटरेसी मिशन लॉन्च्ड? सो नेशनल लिटरेसी मिशन का क्वेश्चन ऑन एंड ऑफ कभी ना कभी पूछ ही लिया जाता है। ओके, 1988, 65, 76 और 59। सो यहाँ से तो बहुत क्लियर है कि 88 में हुआ था। कई बार 88, 87, 86 ऐसे दे देते हैं, वहाँ ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। ओके, तो नेशनल लिटरेसी मिशन 5 मई 1988 को शुरू हुआ था। उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी, उन्होंने इसको शुरू किया था। प्राइमरी गोल था इलिटरेसी को इरेडिकेट करना और फंक्शनल लिटरेसी जो है वो नॉन इलिटरेट अडल्ट्स को प्रोवाइड करना। सो 15 to 35 जो है उस एज ग्रुप को इसमें टारगेट किया गया था। कमेटी विच recommends द नेम्स फॉर ह्यूमन राइट्स कमीशन इन इंडिया इज हेडेड बाय? सो कौन हेड करता है ह्यूमन राइट्स कमीशन इन इंडिया, जो है जो ह्यूमन राइट्स कमीशन के इंडिया के नेम्स देगी। ठीक है, सो कौन हेड करता है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा या लीडर ऑफ अपोजिशन? आंसर रहेगा जी चेयरपर्सन इसके प्राइम मिनिस्टर होते हैं। मेंबर्स जो हैं वो स्पीकर ऑफ लोकसभा, यूनियन मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन दोनों का, लोकसभा और राज्यसभा का, और डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ये रहेंगे। फाइनल अपॉइंटमेंट जो है वो चेयरपर्सन और मेंबर्स फॉर्मली जो है वो मतलब इट्स लाइक यही करेंगे, बट जो फॉर्मल अपॉइंटमेंट होगी वो किसके द्वारा होगी? प्रेसिडेंट के द्वारा। तो चेयरपर्सन और मेंबर्स की जो है वो फॉर्मल अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करेगा। बट द कमेटी विच रेकमेंड्स द नेम्स, तो ये वाली कमेटी रेकमेंड करेगी। दिस कमेटी इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो ये जो चेयरपर्सन है यानी प्राइम मिनिस्टर है और जो मेंबर्स हैं वो फॉर्मली अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो ऑन दिस कमेटीज रिकमेंडेशन। सो चेयरपर्सन और मेंबर्स जो हैं किसके? ह्यूमन राइट्स कमीशन के, वो फॉर्मली अपॉइंट प्रेसिडेंट करेगा, लेकिन ये कमेटी रेकमेंड करेगी और इस कमेटी के चेयरपर्सन जो है वो प्राइम मिनिस्टर है। Which is least needed in distance education? lesson writing, personal contact program, use of audio visual aids या फिर class teaching? So distance दूर से हो रही है ना education, so उसमें सबसे कम ज़रूरत जो है वो class teaching की पड़ेगी। ओके, पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम तो यूजुअली रहता भी है, डिस्टेंस प्रोग्राम्स में भी 1-2 हफ्ते का तो रहता ही है। ठीक है, सो लेसन राइटिंग, ऑडियो विजुअल एड्स का यूज़ करना, पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम करना, बट वो जो प्रॉपर क्लास टीचिंग होती है वो उसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ती है। Which of the following is not division of NCC? adult division, senior division, junior division, girl division? So इसमें adult division जैसा कुछ नहीं है जी। ठीक है, पहले सीनियर जूनियर हुआ करता था, लेकिन इंडिपेंडेंस के टाइम पे 1949 में गर्ल्स डिवीजन जो है वो भी हिस्टोरिकली क्रिएट किया गया सेपरेटली। ठीक है, बट अडल्ट डिवीजन करके कोई चीज़ ऐसी एग्जिस्ट नहीं करती है। इंटरनेशनल ईयर फॉर डिसेबल्ड वॉज डिक्लेयर्ड इन? ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। सो 1981 को जो है वो इंटरनेशनल ईयर फॉर डिसेबल्ड डिक्लेयर किया गया था। ओके, सो ये जो प्रोक्लेमेशन थी ये 1976 में ही हो गई थी कि भाई हम जो है 1981 को इंटरनेशनल ईयर की तरह सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये तो ईयर है ना, वो डेकेड जो है इंटरनेशनल डेकेड फॉर डिसेबल्ड पर्सन, वो डेकेड बता दीजिए मुझे, वो पूरे 10 साल कब से कब तक जो है हमने वो डेकेड सेलिब्रेट किया। ओके, व्हाट इज द सेकंड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? तो सेंट्रल टेंडेंसी में हम मीन, मीडियन, मोड की बात करते हैं जी। दूसरा मेजर आपसे पूछा है, तो सबसे पहले मीन की बात करते हैं, फिर हम मीडियन की बात करते हैं। थर्ड मेजर आपका मोड रहता है, मीन, मीडियन, मोड। Who is considered as founder of Indian Open Universities? Professor G.M. Reddy, Professor बख्शीश सिंह, प्रोफेसर राम तकवाले, देन आपका प्रोफेसर D.S. कोठारी। सो इंडियन ओपन यूनिवर्सिटीज़ की बात हो रही है जी। ओपन यूनिवर्सिटीज़ में आंसर सी रहेगा, सी नहीं रेड्डी, ए। प्रोफेसर जी राम रेड्डी इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर। ठीक है, एज वेल एज फादर ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, क्योंकि ये फर्स्ट वाइस चांसलर रहे हैं
फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी की। और फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी है जी, जो अब होता ना आंध्र प्रदेश ओपन यूनिवर्सिटी थी, बट अभी उसको हम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। सो 1982 में ये एस्टैब्लिश हुई थी। एंड जो ये ओपन यूनिवर्सिटी पहली ओपन यूनिवर्सिटी थी, इग्नू जो है वो दूसरी है। ओके अच्छा, जो ये जी रेड्डी हैं, जी राम रेड्डी, इन्होंने इग्नू के वीसी की तरह भी सर्व किया है। सो इनको फाउंडर ऑफ इंडियन ओपन यूनिवर्सिटी बोलते हैं, क्योंकि ये पहली ओपन यूनिवर्सिटी के वीसी रहे हैं। Okay. Which of the following is not a characteristic of creativity given by Guilford? तो continuity of words, continuity of association, originality, flexibility. तो original और flexible ये बातें तो ठीक हैं, बट एज सच ये चीज एग्जैक्टली यूज नहीं हुई है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ वर्ड्स या कॉन्टिन्यूटी ऑफ एसोसिएशन। ओके, बट अगर आप देखें एज अ पार्ट ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग, तो ये चीजें हैं फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी और इलेबोरेशन। सो उस हिसाब से ए और बी दोनों ही आंसर हो सकते हैं कि ये दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ओके, सो वी डोंट नो अबाउट ऑफिशियल आंसर की, बट आपको इस तरीके के क्वेश्चन में क्लियर होना चाहिए कि फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी और इलेबोरेशन, इन चीज़ों को ये ज़्यादा ऊपर रखते हैं। Which was the body of an women education in 1958? दुर्गाबाई देशमुख। ठीक है, दुर्गाबाई देशमुख की थी। फिर बाद में हंसा मेहता कमेटी भी बनी। हंसा मेहता कमेटी किस लिए बनी? गर्ल्स और बॉयज़ के करिकुलम को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ओके, सो ये जो है दुर्गाबाई देशमुख आंसर रहेगा। ये सबसे पहली कमेटी थी जो वुमेन एजुकेशन से रिलेटेड बनाई गई थी आफ्टर इंडिपेंडेंस। हंसा मेहता कमेटी जो है वो ऑफिशियल कमेटी थी, किसके ऊपर? डिफरेंशिएशन ऑफ करिकुला फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। सो ये 1961 में एस्टैब्लिश हुई थी और 1962 में इन्होंने रिपोर्ट प्रेजेंट कर दी थी। उसके बाद हमारा कोठारी कमीशन निकल के आता है 64 से 66 में। स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी, तो साइंटिफिक इंक्वायरी में कितने स्टेप्स होते हैं? 4, 5, 6 या 7। देखो एग्जैक्टली कहीं ऑफिशियली नहीं लिखा हुआ है, बट अगर आप इग्नू वगैरह का मटेरियल देखोगे तो वहां हम 6 के साथ जाते हैं जी। कि ऑब्जर्वेशन, यानी पहले आइडेंटिफाई करो प्रॉब्लम को, हाइपोथेसिस बनाओ, एक्सपेरिमेंट करो, डाटा कलेक्शन, एनालिसिस, कंक्लूजन्स ड्रॉ करना और लास्ट में रिपोर्ट करना रिजल्ट्स को। सो ये 6 स्टेप्स हैं टेक्निकली। इनके हम 7 भी बना सकते हैं और डिटेल में जाए, मैं एक में डाटा कलेक्शन बोल दूं, अगले स्टेप में डाटा एनालिसिस बोल दूं, राइट। बट ये ओवरऑल जो है वो 6 स्टेप्स, मेजर स्टेप्स देखे गए हैं जब हम साइंटिफिक इंक्वायरी की बात करते हैं। तो ये वही है: ऑब्जर्वेशन, एनालिसिस, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन देम, एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइपोथेसिस, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, फर्दर एनालिसिस और उसको रिफाइन करना हाइपोथेसिस को या थियरी या लॉ को। ओके, who of the following has given the concept of negative education? रविंद्रनाथ टैगोर, रूसो, श्री अरबिंदो या फिर राधा कृष्णन। सो रूसो ने दिया है जी। जब हम नेचुरलिज्म की बात करते हैं, रूसो जो है वो नेगेटिव एजुकेशन की बात करते हैं। ये नेगेटिव एजुकेशन जो है वो सोसाइटी से दूर रहती है, नेचर के करीब। हाउ मैनी लॉजिकल स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग हैव बीन गिवन बाय ड्यूई? तो जॉन ड्यूई ने थिंकिंग के प्रोसेस के कितने लॉजिकल स्टेप्स बताए हैं? 3, 4, 5 और 6। ये नया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है कभी नेट में भी पूछा जाए। ओके, आंसर इसका 5 रहेगा जी। ओके, सो जॉन ड्यूई ने अपनी एक बुक 1910 में जो लिखी थी, हाउ वी थिंक, वहां पे 5 डिस्टिंक्ट लॉजिकल स्टेप्स बताए हैं इन द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, क्योंकि रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की बात करते हैं जॉन ड्यूई। तो ये 5 स्टेप हैं कि आप पहले एक प्रॉब्लम को एनकाउंटर करते हो, फिर नेचर जो है उसकी, नेचर ऑफ द डिफिकल्टी बताते हो, देन सजेस्टिंग द पॉसिबल सोल्यूशन, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं वो डेवलपिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द सजेशंस, और फिर आप फर्दर ऑब्जर्व करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो, यानी कि आप टेस्टिंग करते हो। ओके, सो पहला परप्लेक्सिटी, देन आपका डेफिनेशन एंड लोकेशन, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, ठीक है, एंड देन आपका रीजनिंग और लास्ट में जाके टेस्टिंग। ओके, चलिए। ओह, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैरियर टू नेशनल इंटीग्रेशन इन इंडिया? लैंग्वेज बैरियर है कि नहीं है? हो सकता है। कल्चरल डिफरेंसेस भी बैरियर हो सकते हैं, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी भी बैरियर हो सकता है, लेकिन सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म बैरियर नहीं होगा। हम एक सोशल, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरेन, सोशल, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की बात करते हैं जब हम इंडिया की बात करते हैं। ओके, सो जो ये वो वर्ड है सेक्युलरिज्म, सेक्युलरिज्म ही ऐड किया गया था आई थिंक 42nd में, ठीक है। सो वो चीज़ आपने ध्यान रखनी है। हाउ कैन अ चाइल्ड बी डिसिप्लिन्ड अकॉर्डिंग टू श्री अरबिंदो?
बाय पनिशमेंट, बाय सोशल अप्रूवल, बाय मोरल एजुकेशन, बाय फोर्स। देखो बाय फोर्स और बाय पनिशमेंट तो हम वैसे ही नहीं करेंगे, अगर आपको श्री अरबिंदो का भी नहीं पता तो इन जनरल भी नहीं करेंगे। बचा क्या, बाय मोरल एजुकेशन और बाय सोशल अप्रूवल। सो सोशल अप्रूवल की बजाय मोरल एजुकेशन एक बहुत बेटर ऑप्शन है और आंसर भी यही है जो इन्होंने बोला है। ओके, कि आप बच्चे को नैतिक शिक्षा प्रोवाइड कीजिए, उससे ही डिसिप्लिन हो जाएगा, बच्चा सीखेगा, वैसी ही चीजें उसके अंदर रच बस जाएंगी। विच इंडियन फिलोसफी इज बेस्ड ऑन द थियरी ऑफ सत्कार्यवाद। तो हम दो थियरीज पढ़ते हैं, सत्कार्यवाद, असत्कार्यवाद। तो एस से सत्कार्यवाद, एस से सांख्य फिलोसफी। ठीक है, आंसर आपका सांख्य फिलोसफी रहेगा। थियरी ऑफ कॉजेशन में हम ये दो चीजें पढ़ते हैं। कॉजेशन मतलब कारण, किसी चीज के होने का कारण। तो सत्कार्यवाद बोलता है कि प्री इफेक्ट, यानी प्री इफेक्ट ऑफ द प्री एग्जिस्टेंस ऑफ द इफेक्ट इन द कोज, कि दूध के अंदर ऑलरेडी दही एग्जिस्ट करती थी, यानी दही एक इफेक्ट है जो दूध से बना है। तो दूध के अंदर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी। आप ऑयल से, होता ना कि आप सीड्स से दूध नहीं निकाल सकते, तो ऑलरेडी सीड्स में ऑयल प्रेजेंट है जो कि आप बाद में इफेक्ट की तरह आपको दिखता है। सो इफेक्ट प्री एग्जिस्ट करता है कारण में, यानी जो चीज आपको दिख रही है वो परिणामवाद है, परिणाम है। ओके, लेकिन न्याय फिलोसफी, जो न्याय थियरी ऑफ कॉजेशन असत्कार्यवाद की, ये बोलते हैं कि इफेक्ट डजंट एग्जिस्ट इन द कॉज, और ये नई शुरुआत है, आरंभवाद है, न्यू बिगनिंग है। ओके, सो मिल्क से कर्ड, जब तक कर्ड, जब पहली बार कर्ड बनी तो वो एक क्या है, एक आरंभवाद है, उसके बाद हमें चीजें पता चल गई। ठीक है, तो ऊपर वाला सत्कार्यवाद परिणामवाद और असत्कार्यवाद जो है वो आरंभवाद। विच इंडियन फिलोसफी टॉक्स अबाउट प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और उपमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। तो चार तरीके के प्रमाण की बात हो रही है जी। न्याय फिलोसफी, सांख्य फिलोसफी, वेदांत फिलोसफी और जैनिज्म। सो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका न्याय फिलोसफी हो जाएगा। ओके, सो ये ऑलरेडी मैंने करवा रखा है। न्याय फिलोसफी से ये चार सोर्सेज हैं नॉलेज के। ठीक है, जैनिज्म, सांख्य और योग फिलोसफी तीन सोर्सेज को मानती है। वैशिष्ट और बुद्धिज्म जो है वो दो सोर्सेज को मानते हैं। चरक जो है वो सिर्फ परसेप्शन, सिंगल एक सोर्स को मानते हैं, सही वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। और अद्वैत वेदांता या प्रभाकर फिलोसफी जो हम बोल देते हैं वो 6 के 6 को वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज मानते हैं। ओके, हाउ शुड अ चाइल्ड बी डिसिप्लिन्ड अकॉर्डिंग टू नेचुरलिस्टिक फिलोसफी। तो नेचुरलिस्टिक फिलोसफी, रूसो कई बार एग्जाम्पल दिया है कि बच्चे ने अगर कांच तोड़ दिया तो जब खिड़की का कांच टूटा है तो उसको ऐसे ही रहने दो, जब रात को उसको ठंड लगेगी तो वो वैसे ही सीख जाएगा। सो क्या आंसर रहेगा, बाय नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज जो हैं बच्चा डिसिप्लिन हो जाएगा। सो नो मॉरल टीचिंग, नो हार्ड फिजिकल पनिशमेंट, नो बाय सोशल लॉज, नथिंग, नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज से नेचुरलिस्टिक फिलोसफी जो है वो बच्चे को डिसिप्लिन करेगी। Which of the following philosophy emphasizes the freedom of choice, responsibility of consequences, individual commitment? So ये इंडिविजुअलिटी, सब्जेक्टिविटी, फ्रीडम, चॉइस, ये जो वर्ड्स हैं ये मेन थीम्स हैं जी एग्जिस्टेंशियलिज्म की। तो आंसर आपका एग्जिस्टेंशियलिज्म हो जाएगा। Which of the following is not the pattern of social change? So pattern of social change लीनियर होगा, साइक्लिकल होगा, वेव लाइक होगा या टेक्नोलॉजिकल होगा। तो सोशल चेंज कैसा भी हो सकता है बट टेक्नोलॉजिकल नहीं है। ठीक है, क्योंकि साइक्लिकल जो है वो ऑलरेडी टॉनबी और स्पेंगलर इन्होंने बात की है, जहाँ पे सोसाइटी रिपीट करती है स्टेजेस को कि चीजें बढ़ेंगी चढ़ेंगी, इवोल्यूशन डिवोल्यूशन। सो ये प्रोसेस चलता रहेगा। लीनियर पैटर्न की बात कॉम्टे और आपके स्पेंसर ने की है कि कंसिस्टेंट नॉन रिपीटिंग डायरेक्शन में मूव करती है सोसाइटी। वेव लाइक इज लाइक इट ऑफन रिप्रेजेंट्स द फैशन और जो टेम्पररी फ्लक्चुएशंस होती हैं सोशल लाइफ में। टेक्नोलॉजिकल एक फैक्टर है जिसकी वजह से चेंज आ सकता है बट ये पैटर्न नहीं है। ओके, सो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि टेक्नोलॉजिकल चेंज इज लाइक उसकी वजह से सोसाइटी में चेंज आ सकता है। टेक्नोलॉजी इज अ मेजर फैक्टर जिसकी वजह से चेंज आ पाए, बट दिस इज नॉट अ पैटर्न। Which of the following is not a component in the process of socialization, cooperation, bringing up, anger, reward या punishment? तो सोशलाइज जब आप करते हो तो एंगर क्या चीज है ना, एंगर मतलब ब्रिंगिंग अप, या आप जो है आपका कोऑपरेट आप कर रहे हो, रिवॉर्ड या पनिशमेंट आप दे रहे हो कि कोई चीज सही की तो रिवॉर्ड मिल गया, कोई चीज गलत की तो पनिशमेंट मिल गई। सो वो चीज ठीक है सोशलाइजेशन में, बट एंगर क्या कॉम्पोनेंट है, एंगर इज नॉट एनी कॉम्पोनेंट।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ नॉन मटीरियल कल्चर। तो हम दो तरीके की चीज़ें पढ़ते हैं, एक मटीरियलिस्टिक एक नॉन मटीरियलिस्टिक। तो जो आपकी वैल्यूज़ हैं, आपकी बिलीव्स हैं, आपका रिलीजन है, आप ये नॉन इंटेंजिबल चीज़ें हैं, ये नॉन मटीरियल कल्चर में जाएंगी। फूड हैबिट्स कहीं ना कहीं होता है ना कि किसी मटीरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड हैं, तो फूड हैबिट्स जो हैं वो आपके मटीरियल कल्चर में चली जाएंगी। ठीक है जी। ओके, साम्यक आस्था, साम्यक ज्ञान, साम्यक ये आचरण, ये किससे रिलेटेड है? बुद्धिज्म, इस्लामिक फिलोसफी, जैनिज्म या फिर आपका वेदांत। तो जैनिज्म में हम 3 ज्वेल्स पढ़ते हैं, त्राय रत्न पढ़ते हैं, रत्नत्राय, तो ये जैनिज्म के पार्ट हैं जी। दीज आर रिलेटेड टू जैनिज्म। Which of the following is not a fundamental principle of democracy as a social system? सो फ्रीडम रहेगा, इक्वालिटी रहेगी, फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, भाईचारा रहेगा, इनजस्टिस नहीं रहेगा, जस्टिस होता है। इनफैक्ट प्रियम्बल भी जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इन 4 चीज़ों की बात करता है। ओके, जस्टिस में भी 3 तरीके की जस्टिस की बात होती है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस। ओके, तो यहाँ तो इनजस्टिस दे दिया, ये सपोर्ट नहीं करता जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं। Which of the following is not an attribute of modernization? Faith in desirability and possibility of change, mobility, indifferent attitude towards change, या फिर new attitudes to wealth, attitude आएगा, attitude to wealth, work, saving and risk taking। सो मॉडर्नाइजेशन की बात हो रही है, आप मॉडर्न हो रहे हो, नया एटीट्यूड अपना रहे हो, आपका कोई चेंज जो हो रहा है उसके लिए आप डिज़ायरेबल हो कि ठीक है, आप मानते हो कि वो होना चाहिए, उसमें उसकी डिज़ायरेबिलिटी है, उस पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज में आपका विश्वास है, मोबिलिटी में आपका विश्वास है। बट जब आप चेंज चाहते ही नहीं हो, एक इनडिफरेंट एटीट्यूड है अगर आपका चेंज के प्रति, दैट इज़ नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ मॉडर्नाइजेशन। ओके, सो इनडिफरेंट एटीट्यूड कॉन्ट्राडिक्ट करता है जो कोर प्रिंसिपल्स है मॉडर्नाइजेशन के उनसे। सो कोर प्रिंसिपल में है कि आपका हाई मोटिवेशन, रैशनैलिटी, एक्टिव एफर्ट्स की जो ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर्स हैं उनको अल्टर किया जाए। हम उनको हटा नहीं रहे हैं, तोड़ नहीं रहे हैं, बट हम अल्टर कर रहे हैं जो आने वाला टाइम है प्रोग्रेसिव के साथ साथ। तो मॉडर्नाइजेशन प्रोग्रेस के साथ आपको चीज़ें दिखेंगी। नेशनल इंटीग्रेशन कैन नॉट बी brought about by hammer, brick or mortar. It takes birth in hearts and minds of people, hearts and minds of people, and its only medium in education, medium is education। तो ये स्टेटमेंट किसने बोली कि नेशनल इंटीग्रेशन जो है वो हथौड़े से या फिर आपके ईंटों से, इन चीज़ों से नहीं आएगा, वो दिलों में बदलाव, दिमाग में बदलाव, वो जो है सोसाइटी, एजुकेशन ही एक ऐसा तरीका है जिससे आप नेशनल इंटीग्रेशन ला सकते हो। सो डॉक्टर राधाकृष्णन, KL श्रीमल्ली, देन आपका ब्रूबेचर और आपका हुमायूं कबीर। आंसर आपका डॉक्टर राधाकृष्णन हो जाएगा जी। आइडियलिज्म डजंट बिलीव इन आइडियाज, स्पिरिचुअल वैल्यूज, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड और माइंड। तो आइडियलिज्म मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में नहीं मानता, वो आइडियाज में, स्पिरिचुअल वैल्यूज में, माइंड में, ट्रुथ, ब्यूटी, गुडनेस में मानता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच टू एजुकेशनल प्लानिंग? सो मैन पावर अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, सोशल डिमांड अप्रोच और सोशल जस्टिस अप्रोच। इस क्वेश्चन में आंसर सोशल जस्टिस अप्रोच रहेगा जी। ये बाकी 3 अप्रोच हम फिर भी देखते हैं, मैन पावर, सिस्टम और आपका सोशल डिमांड अप्रोच। ओके, बट सोशल जस्टिस अप्रोच हमने यूजुअली एजुकेशनल प्लानिंग में नहीं देखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन द प्रिपरेशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्लान? सो इंस्टीट्यूशनल प्लान जब आप प्रिपेयर करते हो तो कौन सा स्टेप नहीं है? एनालाइज करना प्रेजेंट सिचुएशन को, ये तो पहला स्टेप होना चाहिए, बल्कि कि जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन आप उसको देख रहे हो उस हिसाब से अब प्लान करोगे। सर्वे ऑफ रिसोर्सेज, प्रिपरेशन ऑफ प्लान और सुपरविजन ऑफ एक्टिविटीज। तो एक्टिविटीज जो आप सुपरवाइज करोगे वो तो प्लानिंग में नहीं है ना, वो बाद में होएगा, वो इम्प्लीमेंटेशन फेज में हो जाएगा कि आप सुपरवाइज कर रहे हो, चीज़ों को होते हुए देख रहे हो। ओके, Who has said this? Education is the manifestation of divine perfection already existing in men। ये तो पेपर अपने नेट के एग्जाम में भी कई बार आई हुई है। ओके, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर श्री अरबिंदो। आंसर आपका स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। ओके, द टर्म, एक खासियत होती है जो आपके यूपी वाले जो एग्जाम है, चाहे यूपी HSC मैंने देखा, अभी यूपी GDC का पेपर मैं करवा रही हूँ, सो बहुत मतलब होता है ना, मोस्टली क्वेश्चन बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प होते हैं कि आप जल्दी जल्दी कवर कर पाओ, और तभी ज़्यादा क्वेश्चन आप टाइम में कर पाओगे। ओके, द टर्म अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड बाय विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 46, 17, 25 और आर्टिकल 16। सो आंसर आपका आर्टिकल 17 हो जाएगा जी।
with whom stimulus substitution is associated, substitute करना. So Pavlov, Skinner, Hull या फिर आर गुथ्रे. सो Pavlov में मैंने आपको बताया था कि सब्सटीट्यूशन या जनरलाइजेशन ये टर्म्स हमने देखी हैं. ओके, सो जो क्लासिकल कंडीशनिंग डेवलप की है इन्होंने इसको स्टिमुलस सब्सटीट्यूशन मॉडल भी बोलते हैं. बीएफ स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात की है, क्लार्क ने ड्राइव रिडक्शन थियरी की बात की है और गुथ्रे ने कॉन्टिग्यूटी थियरी की बात की है. Hierarchy of needs theory is related with Tolman, Maslow, Driver और Murray. आंसर आपका मैस्लो हो जाएगा, अब्राहम मैस्लो. Who is the writer of the book Beyond IQ? मॉर्गन, जेनसन, स्टर्नबर्ग या फिर शॉकले. शॉकले, ठीक है. सो आंसर हो जाएगा जी सी, स्टर्नबर्ग, रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग. इन्होंने जो है बियॉन्ड आईक्यू अ ट्रायआर्किक थियोरी ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, ये इनकी बुक का पूरा नाम है. ये बुक इन्होंने लिखी है, तो ये बुक का नाम ध्यान रखना, दोबारा पूछा जा सकता है कहीं भी. When population is heterogeneous, which sampling technique gives more accurate results? Cluster sampling, stratified sampling, random sampling या purposive sampling. तो बहुत heterogeneous है. जब homogeneous population हो तो आप randomly उठाओगे तो ज़्यादा better रहेगा, but जब आपकी heterogeneous है so stratified random sampling यहाँ पे काम करेगी क्योंकि layering आ जाएगी, तो वो बेटर तरीके से रिप्रेजेंट करेगी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड हाइपोथेसिस? क्लियर होनी चाहिए, मॉडिफाइबल, प्लॉजिबल या फिर वेरीफाइबल. वेरीफाई आप उसको कर पाओ, प्लॉजिबिलिटी हो उसकी, बट आप हाइपोथेसिस को मॉडिफाई नहीं कर रहे हो. ओके, सो गुड हाइपोथेसिस को आप मॉडिफिकेशन वाली चीज नहीं आएगी. क्लियर हो, प्रिसाइज हो, कंसाइज हो, ल्यूसिड लैंग्वेज हो, सिंपल हो, वेरीफाई कर पाओ, प्लॉजिबल हो, तो वो कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए उसमें. अच्छा, प्लॉजिबिलिटी का मतलब क्या है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. मैंने कई बार बताया हुआ है जब मैंने मैराथन्स वगैरह करवाई है. विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स शुड बी यूज्ड फॉर एस्टैब्लिशिंग रिलायबिलिटी ऑफ द क्वेश्चनियर? सो रिलायबिलिटी के लिए टेस्ट रीटेस्ट मेथड, स्प्लिट हाफ मेथड या पैरेलल फॉर्म मेथड या रैशनल इक्विवेलेंस मेथड. सो अगर आप रिलायबिलिटी देखना चाह रहे हो तो ये चारों ही तरीके बहुत काबिल हैं और ये चारों ही तरीके रिलायबिलिटी के हैं, तो सारे के सारे मेथड्स वैलिड हैं जी. सो इसका आंसर की मैं आई डोंट नो क्या आंसर दिया होगा, बट ये सारे ही तरीके जो हैं वो वैलिड मेथड्स में काउंट किए जाएंगे. फ्लैंडर का कैटेगरी एनालिसिस सिस्टम, कैटेगरी सिस्टम इंटरेक्शन एनालिसिस is based on 11 categories, 5 categories, 10 categories और 8 categories. तो ये तो वर्ल्ड फेमस हो गया होगा अब तक एजुकेशन के बच्चों में. 10 कैटेगरी सिस्टम की हम बात करते हैं. टू बी साइकोफिजिकल सिस्टम इज मेन एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग, यानी साइकोफिजिकल सिस्टम किसका सबसे मेन एलिमेंट है? लर्निंग का, अटेंशन का, पर्सनालिटी का या फिर एटीट्यूड का. तो साइको और फिजिकल दोनों ही चीज़ें पर्सनालिटी में इंक्लूडेड रहेंगी जी. आई एम सॉरी. सो अकॉर्डिंग टू द जॉर्डन एल्पर्ट, उन्होंने ये चीज़ बोली, उन्होंने पर्सनालिटी को डिफाइन ही इस तरीके से किया कि इट इज़ द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज साइकोफिजिकल सिस्टम्स, ठीक है, दैट डिटरमाइन हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू द एनवायरमेंट. सो आप जब एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग ढलते हैं तो किस वजह से ढल रहे हैं? आपकी साइकोफिजिकल सिस्टम की वजह से, ठीक है. सो साइकोफिजिकल सिस्टम ही वो यूनिक एडजस्टमेंट को डिटरमाइन करेगा जो पर्सनालिटी में इंक्लूडेड रहेगा. इन विच ईयर गाइडेंस सर्विसेज वर इंट्रोड्यूस्ड इन द यूनिवर्सिटीज? 1911, 1908, 1890, 1906. सो ऐसा देखा गया कि 1908, क्योंकि ऑफिशियल इंट्रोडक्शन जो है वो गाइडेंस सर्विसेज का इनटू द यूनिवर्सिटी सेटिंग हिस्टोरिकली एसोसिएटेड विद द वर्क ऑफ फ्रैंक पार्सन, जिनको फादर ऑफ वोकेशनल गाइडेंस भी बोला जाता है, और उन्होंने एक वोकेशनल ब्यूरो जो है बोस्टन में शुरू किया था 1908 में. ओके, सो ये चीज़ मेंशन है तो हम इसके साथ जा सकते हैं 1908 के साथ. फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन, सो फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो 1982 में हुई है अपनी डॉक्टर BR अम्बेडकर वाली जो यूनिवर्सिटी है आंध्र प्रदेश. ओके, बट अगर ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो यूके रहेगा जी. यूके में सबसे पहले जो है डिस्टेंस एजुकेशन की शुरुआत हुई. इट वॉज ग्रांटेड अ रॉयल चार्टर इन 1969 और 1971 में पहले स्टूडेंट्स उसने एनरोल कर लिए, तो 1971 में ही शुरू हो गई थी यूके में, तो अपने यहाँ तो फिर भी काफ़ी लेट हुई है. इंटीग्रेशन ऑफ द लर्निंग प्रोसेस इज द की नोट ऑफ विच स्कूल ऑफ फिलोसफी? सो इंटीग्रेशन
ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, यानी सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हों और आप उस तरीके से सीखें। सो ये आइडियलिज्म, रियलिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म या फिर प्रैग्मेटिज्म, आंसर आपका प्रैग्मेटिज्म हो जाएगा। ठीक है, सो प्रैग्मेटिज्म में आप लर्निंग बाय डूइंग से सीखते हैं, चीज़ों को इनकलकेट करके सीखते हैं। बेसिक टीचिंग मॉडल वॉज डेवलप्ड बाय ग्लेसर, गाइने, रॉबर्ट ए कॉक्स या फिर आई के डेविस। तो आंसर आपका रॉबर्ट ग्लेसर हो जाएगा। ग्लेसर का एक बेसिक टीचिंग मॉडल है। ओके, प्रोफाउंडर ऑफ heuristic strategy is Thomas M. Risk, H.E. Armstrong, B.F. Skinner, Norman A. Crowder। So mostly जो questions होते हैं इस बार तो फिर भी ये UPHESC का जो पेपर हुआ 2026 वाला, उसके अंदर तो फिर भी कॉन्सेप्चुअल चीज़ें थी, बट यहाँ पे आप देखिए जो पहले के पेपर्स हैं उनमें डायरेक्ट सीधे UPHESC का जो पिछले साल हुआ था पेपर जो कैंसिल हुआ, उसमें भी डायरेक्ट सीधे सीधे क्वेश्चंस थे। तो वो सीधे सीधे क्वेश्चंस काफ़ी दिक्कत पैदा कर देते हैं अगर आपको चीज़ें नहीं पता हो तो। ओके, आंसर आपका हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने ये वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड ह्यूरिस्को से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब है आई फाइंड आउट और आई डिस्कवर। सो यूजुअली डिस्कवरी लर्निंग से एसोसिएट किया जाता है और आर्मस्ट्रॉन्ग जो है इसके प्रोफाउंडर रहेंगे। The right of free and compulsory education bill for children of 6 to 14 years एज ग्रुप was passed in the year। तो 6 से 14 साल की एजुकेशन की बात करें तो ये कब पास हुआ? सो ये टेक्निकली तो 2009 में पास हुआ, आरटीई एक्ट 2009 बोलते हैं इसको, बट ये जो बिल बनाया गया था उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो 2008 में ये बिल डिस्कस हुआ है, ऑफिशियली पास हुआ है 2009 में और एनफोर्स हुआ है 2010 में। तो आप 2008 के साथ जा सकते हो अगर आपको जाना ही है इसमें तो, अदरवाइज आंसर 2009 रहेगा क्योंकि 2009 में पास हुआ है बिल। हु इज द ऑथर ऑफ डेवलपिंग द कोर करिकुलम? रोनाल्ड सी फ्योन्स, रोनाल्ड एंड बोसिंग, नेल्सन एल बोसिंग, रोनाल्ड बोसिंग एंड गुडलैंड। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा जी? रोनाल्ड, ये रोलैंड है वैसे इनका नाम, ठीक है, बट कई जगह पे जैसे यहाँ पे भी रोनाल्ड लिखा हुआ है, ठीक है। सो बट रोलैंड सी फ्योन्स और नेल्सन एल बाउंसी बोसिंग, इन्होंने साथ में मिलके ये बुक लिखी है। डिस्टेंस एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया due to large population, due to lack of adequate resources for education, due to adverse geographical conditions। तो सारी ही situations हैं, large population भी है, geographical condition भी कई जगह पे adverse हैं और lack of adequate resources भी है। so all of these जो है वो better option रहेगा। डाइट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग एंड ओरिएंटेशन टू। सो डाइट जो है वो, ये क्वेश्चन भी आजकल काफ़ी आने लगे, पहले आता था नेट में भी कि ये वाला क्वेश्चन पहले इस तरीके से आता था कि डाइट जो है वो किसने रेकमेंड किए। सो 1986 की पॉलिसी के रिकमेंडेशन पे डाइट्स बने, बट डाइट्स किसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं? डाइट एलिमेंट्री स्कूल के टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। जो एडवांस इंस्टीट्यूट्स हैं वो आपके सेकेंडरी स्कूल्स को प्रोवाइड करेंगे, उनके टीचर्स को। सो आंसर आपका सी रहेगा जी, टीचर्स ऑफ एलिमेंट्री स्कूल्स। डाइट इनको एलिमेंट्री स्कूल वालों पे फोकस रहता है। रिकमेंडेशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग वॉज मेड बाय। सो किसने की ये रिकमेंडेशन जो है कि इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग होनी चाहिए? यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, कमीशन फॉर एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन और हंटर कमीशन। सो आंसर आपका बी रहेगा, कमीशन फॉर एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। Who made a comparative study between traditional and modern concept of supervision? So किसने एक कंपैरेटिव स्टडी जो है वो की ट्रेडिशनल और मॉडर्न कॉन्सेप्ट की, अगर आप बात करोगे जब आप चीज़ों को सुपरवाइज करते हो। ओके, बर्टन और ब्रकनर और नेजविच, ठीक है। ब्लैक एंड माउंटेन, तो ब्लैक एंड माउंटेन का तो है नहीं, ये ब्लैक एंड माउंटेन का तो मैनेजरियल ग्रिड मॉडल है, ठीक है। फ्रेड और फिडलर का कंटीजेंसी मॉडल है। सो आंसर आपका ए हो जाएगा जी, बर्टन और ब्रकनर, स्पेशली विलियम एच बर्टन और लियो जे ब्रुकनर इनका पूरा नाम है। इनको ज़्यादा क्रेडिट दिया जाता है एजुकेशनल मैनेजमेंट लिटरेचर को जब हम देखते हैं, ठीक है, फॉर एनालाइजिंग एंड कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेडिशनल जो ब्यूरोक्रेटिक और अथॉरिटेटिव तरीके हैं और जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक साइंटिफिक तरीके हैं सुपरविजन के, उनके कंपैरिजन को, उनके एनालिसिस को, तो इन दोनों को क्रेडिट दिया जाता है। कोजेज ऑफ ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप। सो ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप के क्या क्या कारण हो सकते हैं? कॉन्जेनाइटल एनामलीज,
एक्सीडेंट, इलनेस, तो ये तीनों ही कारण हो सकते हैं जी। आंसर आपका डी रहेगा। ओके, कॉन्जेनाइटल एनोमलीज मतलब जो डिफॉर्मिटीज बर्थ के टाइम पे ही प्रेजेंट हों, कि कोई लिम्ब मिसिंग है या स्पाइना बाइफिडा है जिसमें स्पाइन के वहाँ पे एक ऐसे एक गांठ सी बन जाती है, ठीक है, और क्लब फुट है, तो ये बचपन से ही यानी बाय बर्थ ही रहती है, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। एक्सीडेंट या इलनेस भी एक ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप होने का कारण हो सकता है। टीचिंग मेथड ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड इज, तो गिफ्टेड चाइल्ड मतलब उसको ज़्यादा आती होंगी चीज़ें, सो उसको बेटर तरीके से यानी चीज़ों को एक्सेलरेट करके समझाना कि उसको जल्दी कैचिंग पावर है उसकी, अच्छा जल्दी कैच कर लेता है चीज़ों को, सो उसको हमें क्या करना पड़ेगा और चीज़ें बतानी पड़ेंगी जल्दी जल्दी, राइट। सेग्रीगेट करना, उसको दूसरों से सेग्रीगेट करना पड़ेगा। एनरिचमेंट प्रोग्राम्स जो होते हैं ताकि उसको और बेहतर सिखाया जा सके। सो ये तीनों ही तरीके हैं अगर आप गिफ्टेड चाइल्ड की बात करते हो तो। बेरेल स्क्रिप्ट वॉज डेवलप्ड बाय, सो बेरेल स्क्रिप्ट बेरेल ने लिखी है, बट उनका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, किर्क लुइस इटार्ड या एलिस, सो लुइस बेरेल जो है वो पूरा नाम रहेगा इनका। ओके, सो फ्रेंच एजुकेटर हैं। 15 साल की उम्र में होता ना लॉस, हाँ, और 3 साल की उम्र में उनकी आंखें चली गई थी, आंखों की रोशनी, और 15 साल की उम्र में उन्होंने ये जो टेक्टाइल सिस्टम है, टच करके चीज़ों को पढ़ने वाला, रेज्ड डॉट्स वाला, विजुअली इम्पेयर्ड के लिए ये किया। उनका सिस्टम इंस्पायर्ड है नाइट राइटिंग से जो चार्ल्स बार्बियर ने डेवलप की थी, तो चार्ल्स बार्बियर को भी ध्यान रखो, बेरेल लुइस बेरेल को भी ध्यान रखो। सुंदरबन इन हुगली डेल्टा इज नोन फॉर, ये आई थिंक जनरल का क्वेश्चन आ गया होगा, बट ये क्वेश्चन कॉन्टिन्यूटी में एजुकेशन में ही था, ठीक है। ग्रासलैंड, कॉनिफर्स, देखो कॉनिफर्स तो वो होता है ना वो वाले एरिया, हिली एरियाज या ठंडे इलाके वाले एरियाज वहाँ मिलेंगे, ठीक है। ग्रासलैंड प्लेन्स में मिल जाएंगे। मैंग्रोव्स आएगा भाई, मैंग्रोव्स जो है हुगली डेल्टा सुंदरबन मैंग्रोव्स के लिए काफ़ी फेमस है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज हैज मेडिसिनल वैल्यू, पाइन, टीक, नीम, ओक, तो नीम तो फॉर श्योर है ही, बाकी कोई हो ना हो तो आंसर हमारा नीम रहेगा जी, मेडिसिनल वैल्यू मानी जाती है। आपने कभी नोटिस भी किया हो, हमारे बचपन में तो होता था कि अगर ऐसे मोटा सा पिंपल या लग जाए कहीं, सो उसके हम जो नीम का जो वो है ना, नीम का हमारी हमारी लैंग्वेज में तो नीम का छोड्डा बोल देते हैं उसको, तो नीम का जो तना है उससे वो उतार के और उसको पीस ऐसे ऐसे रगड़ के पानी में थोड़ा सा, और उसका जो लेप सा निकलता था वो पिंपल्स पे या जहाँ लग जाती थी वहाँ लगाते थे, तो वो मेडिसिनल प्रॉपर्टी आपको वहाँ से भी चीज़ें दिखती है। व्हाट इज द एम ऑफ महिला सांख्य प्रोग्राम? अच्छा, नीम के उसको आप लोगों के कभी यूज करते हुए देखा है या नहीं वो बताना हो। दूसरा, नीम के पत्ते, नीम के पत्तों को पानी में उबाल के, मतलब नीम के पत्तों को डाल के और वो पानी उबाल के उस पानी से नहाना, ये चीज भी काफी कॉमन देखी गई। व्हाट इज द एम ऑफ महिला सांख्य प्रोग्राम? वुमेन एम्पावरमेंट, क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इन वुमेन एजुकेशन, इंक्रीज इन स्कूल एनरोलमेंट ऑफ 6 to 14 ईयर्स गर्ल्स, या टू स्ट्रेंथन द गर्ल्स एजुकेशन सिस्टम। सो आंसर क्या है जी? आंसर फर्स्ट है। प्राइमरी एम जो था वो इसका क्या था? वुमेन एम्पावरमेंट का था। ओके, 1988-89 में ये प्रोग्राम शुरू किया गया था, 1986 की पॉलिसी की रिकमेंडेशन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ नेचुरलिज्म? एक्सपेरिमेंटल नेचुरलिज्म, मैकेनिकलिज्म, नेचुरलिज्म ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज और नेचुरलिज्म ऑफ फिजिकल साइंसेज। तो यूजुअली 3 तरीके के नेचुरलिज्म को हम देखते हैं, एक फिजिकल नेचुरलिज्म, एक मैकेनिकल और एक बायोलॉजिकल। सो ये एक्सपेरिमेंटल वाली चीज जो है हम नहीं देखते हैं कहीं भी, तो ये आंसर आपका कट आउट हो जाएगा। मैकेनिकल नेचुरलिज्म में कई बार नाम भी पूछ लिया जाता है, तो वो स्पेंसर जो है, हर्बर्ट स्पेंसर, उन्होंने काफी प्रोपिगेट किया इसको। Which of the following is not an aim of education according to humanism? डेवलपमेंट ऑफ सेंसिटिविटी टुवर्ड्स ह्यूमनिस्टिक प्रॉब्लम, यानी लोगों को जो मानवतावाद से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनके प्रति सेंसिटिव बनाना, संवेदनशील बनाना। डेवलपमेंट ऑफ ऑल एबिलिटीज एंड कैपेबिलिटीज, डेवलपमेंट ऑफ फ्री रैशनल बैलेंस्ड पर्सनालिटी, ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस। सो जब ह्यूमनिज्म की बात आ रही है तो आंसर आपका डी हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं जब हम मानवतावाद की बात करते हैं, ठीक है। सो एम ऑफ एजुकेशन है ये जब ह्यूमनिज्म की बात करेंगे, बट वो ह्यूमनिज्म की हम सेंसेस को भी ट्रेन करते हैं, बट ह्यूमनिज्म के अंडर नहीं आएगा, वो एम नहीं है एजुकेशन का अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिज्म।
Which of the following philosophy has least contributed to the field of education? Naturalism, pragmatism, existentialism, realism. Realism को हम scientific चीज़ों से relate करते हैं, pragmatism को हम learning by doing से relate करते हैं, naturalism को nature के करीब रहना, negative education, वो सारी चीज़ें हम फिर भी कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं. बट existentialism जो है वो थोड़ा सा कम contribute कर पाए, वो इतना ज़्यादा popular या famous नहीं है. ओके, सो ये इसको जनरली कंसीडर किया जाता है कि दिस कॉन्ट्रीब्यूटेड लीस्ट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द स्ट्रक्चर, या जो फॉर्मल या ट्रेडिशनल फील्ड की बात करें, सो फॉर्मल एजुकेशन या ट्रेडिशनल एजुकेशन में बाकी फिलोसफी ज़्यादा यूज हुई हैं एज कंपैरिजन टू एग्जिस्टेंशियलिज्म. अष्टांग मार्ग फॉर सफरिंग हैज बीन गिवन बाय एंडिंग अष्टांग मार्ग सफरिंग को खत्म, ये अष्टांग मार्ग फॉर एंडिंग ऑफ सफरिंग आएगा भाई, ये एंडिंग ऑफ सफरिंग हैज बीन गिवन बाय, ठीक है, एंडिंग यहाँ ऊपर आएगा, यहाँ फॉर एंडिंग ऑफ सफरिंग, ठीक है. सो एंडिंग ऑफ सफरिंग के लिए अष्टांग मार्ग की कौन बात करता है? जैनिज्म, बुद्धिज्म, वेदांत या फिर आपका गीता. सो बुद्धिज्म बात करता है, 8 फोल्ड पाथ. Which of the following is not a principle of basic education given by महात्मा गांधी? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन हो 7 साल तक, सही है. इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन कभी भी नहीं बोलेंगे महात्मा गांधी. क्राफ्ट बेस्ड एजुकेशन है, सेल्फ इंडिपेंडेंस है, सारी चीज़ों पे फोकस करते हैं, बट इंग्लिश नहीं, हिंदी को एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन या मातृभाषा को, रीजनल लैंग्वेज को बोला था इन्होंने, मेजरली हिंदी को ही बोला था. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टेंट ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया? So cultural inertia, fear of newness, education या feeling of isolation. So not a constraint, यानी social change लाने के लिए कोई against नहीं, constraint नहीं है. So education तो social change को support करेगा. So it is not a constraint ना. अगर आप नएपन के fear में हो कि आप नई चीज़ नहीं चाह रहे, that means आप change के against हो. फीलिंग ऑफ आइसोलेशन जो है वो भी सोशल चेंज के कॉन्स्टेंट में आएगी, और कल्चरल इनर्शिया भी. सो आंसर आपका सी हो जाएगा जी, एजुकेशन. Which of the following is not the form of social stratification according to Sorokin? Sorokin के अकॉर्डिंग कौन सा जो है वो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की फॉर्म नहीं है? इकोनॉमिक स्ट्रैटिफिकेशन, टेक्निकल बेसिस पे, पॉलिटिकल बेसिस पे या ऑक्यूपेशनल बेसिस पे. सो आंसर आपका क्या हो जाएगा जी? इन्होंने 3 चीज़ें दी हैं, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और ऑक्यूपेशनल. सो टेक्निकल जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा. पित्रिम सोरोकिन की थियरी है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की, ठीक है, उनका काम रेखांकित करती है ये सोशल मोबिलिटी से रिलेटेड. 3 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स या फंडामेंटल फॉर्म्स आप लगा लो. सो उनके बेसिस पे हैं, इकोनॉमिक बेसिस पे यानी वेल्थ, इनकम, पॉवर्टी नहीं, या प्रॉपर्टी लगा लो, प्रॉपर्टी, वेल्थ, इनकम या गरीबी. बेसिकली गरीबी में भी मान सकते हैं, पॉवर्टी वर्ड भी सही है अगर यहाँ मिस प्रिंट भी हुआ हो तो. अदरवाइज इकोनॉमी बेसिस पे, ओके. पॉलिटिकल बेसिस पे, पावर, अथॉरिटी, इन्फ्लुएंस के बेसिस पे. ऑक्यूपेशनल बेसिस पे कि प्रेस्टीज, कि भाई आईएएस की ज़्यादा इज्जत है एज कंपैरिजन टू किसी और ऑक्यूपेशन की. सो ऑक्यूपेशनल स्ट्रैटिफिकेशन भी देखने को मिलता है. ये सोरोकिन ने 3 तरीके बताए हैं स्ट्रैटिफिकेशन के. Which of the following is not correct about the impact of education on culture? Education preserve करता है culture, education transmit करता है culture, education help करता है culture के development में. Education difference create करता है between different culture, नहीं. Education बल्कि harmony create करेगा different cultures के बीच में. Which of the following principles state that higher preferred activity can serve as reinforcer for less preferred activity? ये बहुत अच्छी चीज़ है, आपको नई चीज़ सीखने को मिलेगी. ये आंसर आपका प्रीमैक प्रिंसिपल रहेगा जी. प्रीमैक और सेटाइटेशन प्रिंसिपल आपको पता हो. प्रीमैक प्रिंसिपल को ग्रैंड मास रूल, ओके यहाँ पे आंसर नहीं लिखा, इट्स ओके, यहाँ पे आंसर आना था प्रीमैक्स प्रिंसिपल. ओके, सो प्रीमैक्स प्रिंसिपल इसका आंसर रहेगा. प्रीमैक्स प्रिंसिपल को ग्रैंड मास रूल भी बोलते हैं. जैसे कि आप खाना खा लो तो आपको मिठाई मिलेगी. जैसे आजकल हमारी लड़की को रखा है मैंगो खाना है, मैंगो, तो उसको क्या बोला जाता है? पहले खाना खाओ फिर मैंगो मिलेगा खाने के बाद. ओके, सो वो मैंगो खाना एक हाई प्रोबेबिलिटी वाली चीज़ हो गई, ठीक है, या मोर प्रेफर्ड चीज़ हो गई, हायर प्रेफरेंस वाली एक्टिविटी हो गई, और खाना खाना जो है वो लेस प्रेफरेंस वाली हो गई. सो आप हाई प्रेफरेंस के चक्कर में लो वाला काम करवा रहे हो. सो दैट इज प्रीमैक प्रिंसिपल, जिसको ग्रैंड माँ का रूल भी बोलते हैं. दादी माँ के नुस्खे लगा लो ये चाहिए, ठीक है. तो जो लो फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ है कि आपको बाहर खेलने जाना है तो पहले होमवर्क कंप्लीट करो, क्योंकि होमवर्क जो है वो लो प्रोबेबिलिटी वाली या
लेस प्रेफर्ड एक्टिविटी हो गई, और आपका गेम खेलना जो है वो हाई प्रोबेबिलिटी वाली एक्टिविटी हो गई। हाई प्रेफर्ड कि वो ज़्यादा प्रेफर की जा रही है। एक है सेटाइटेशन प्रिंसिपल जी, इसकी मैं बता रही हूँ वैसे, बट इसका आंसर प्रीमैक प्रिंसिपल है। सेटाइटेशन प्रिंसिपल जो है वो एक बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक है कि कई बार इंडिविजुअल जो है वो खुद को अलाउ करता है एक अनडिजायर्ड बिहेवियर करने को until they grow tired of it, ओके, मेकिंग द एक्ट नो लॉन्गर रिवॉर्डिंग। सो आप बार बार वो चीज़ करे जा रहे हो बस ताकि वो खत्म हो जाए कोई चीज़। मतलब इट्स लाइक मान लो कई बार होता है ना कि आपका मैंगो शेक का मन कर गया, आपने एक दिन पी लिया, अब अगले दिन भी कर रहा है, सो आप बैक टू बैक हफ्ता पी लिया, आपने 10 दिन पी लिया, या एक दिन में 2-3 बार पी लिया, तो वो जो ओवर एक्सपोजर आप दे रहे हो उसकी वजह से वो एक्टिविटी एक पॉइंट पे आके क्या हो जाएगी, डिमिनिश हो जाएगी, आप थक जाओगे उस चीज को करके। तो वो सेटाइटेशन प्रिंसिपल है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डी नीड अकॉर्डिंग टू मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। सो डी नीड और बी नीड की बात हम करते हैं, बीइंग नीड और डेफिशिएंसी नीड। सो डेफिशिएंसी नीड में नीचे के 4 प्रिंसिपल्स आते हैं, जिसमें हम सेफ्टी नीड्स की बात कर लेंगे, बिलोंगिंग की बात कर लेंगे, एस्टीम की बात कर लेंगे, बट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड्स जो हैं वो डी नीड्स में नहीं आएंगी। ओके, वो बीइंग नीड्स में आएंगी। According to Erik Erikson's theory of psychosocial development, which one of the following development crisis of adolescence? So adolescence का crisis क्या है भाई? Identity versus role confusion। ये है ना जिसमें हम identity crisis की बात करते हैं। Okay. According to Piaget's theory of cognitive development, collective monologue is the characteristic of which one of the following stages? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कहीं रिपीट हो सकता है क्योंकि पियाजे से रिलेटेड बहुत बार हर जगह क्वेश्चन आता है, तो उसमें ये एक नया क्वेश्चन ऐड हो सकता है कलेक्टिव मोनोलॉग की जहां बात की गई है। तो सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट, ऑपरेशनल या फॉर्मल? आंसर आपका प्री ऑपरेशनल हो जाएगा जी। ये कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 2 से 7 साल के टिपिकली बच्चों में देखी गई है। ये ईगोसेंट्रिक स्पीच का ही एक पार्ट है जहां पे बच्चे जो है वो लाउड बात करते हैं इन अ ग्रुप सेटिंग, बट दे आर नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, वो खुद से ही बोल बोल के बात कर रहे हैं। सो दैट इज कि ग्रुप है, ग्रुप में सब लोग अपने आप से ही बात कर रहे हैं या अपने आप को ही समझा रहे हैं कोई चीज, दैट इज कलेक्टिव मोनोलॉग। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या कहलाएगा? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डिस्पर्जन, वेरिएंस, स्टैटिस्टिक या स्टैंडर्ड एरर? तो आंसर आपका स्टैंडर्ड एरर हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉमनली रेफर्ड एज स्टैंडर्ड एरर या फिर सैम्पलिंग एरर भी कई जगह इसको बोल दिया जाता है। ओके, टाइप 1 एरर इज ऑल्सो रेफर्ड एज। टाइप 1 एरर, हम टाइप 1 टाइप 2 दो तरीके की एरर पढ़ते हैं। टाइप 1 एरर इज यू आर रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। ठीक है, सो आप क्या कर रहे हो, आप रिजेक्ट कर रहे हो उसको जबकि वो सही है। तो ये क्या हो गया जी, ये फॉल्स पॉजिटिव हो गया कि वो चीज सही थी लेकिन आपने रिजेक्ट कर दी। ओके, तो रॉन्गली रिजेक्ट की है, इसलिए इसको फॉल्स पॉजिटिव बोला जाता है, बिकॉज इट फॉल्सली इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ कंडीशन और इफेक्ट। सो पॉजिटिव रिजल्ट व्हेन देयर इज नन। तो ये आपका क्या हो गया जी, इसको हम फॉल्स पॉजिटिव बोलते हैं, टाइप 2 एरर को हम फॉल्स नेगेटिव बोलते हैं। Okay, it is if a researcher examines the effect of parents divorce on the achievement of children, which one of the following research design he must be using? So effect of parents divorce, so बच्चे के पेरेंट्स का डाइवोर्स तो ऑलरेडी हो चुका है ना, तो ये चीज तो आपके हाथ में नहीं है कि आप उनका डाइवोर्स करवाओ कि नहीं करवाओ, राइट। सो एक्सपेरिमेंटल में होता कि इसका करा दिया इसका नहीं कराया फिर इफेक्ट देखा, बट ये एक्स पोस्ट फैक्ट हो जाएगा बिकॉज ये आपके हाथ में नहीं है, आप इसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। सो ये एक्स पोस्ट फैक्ट और रिसर्च बेटर रहेगा कि आप सिर्फ अब अचीवमेंट चेक कर रहे हो कि उसका कोई इफेक्ट होगा या नहीं होगा। ओके, तो आफ्टर इफेक्ट वाली चीज हो गई। आफ्टर फैक्ट क्योंकि आप एक्स पोस्ट फैक्ट हो जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसको आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते। वन टेल्ड टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस इज अप्लाइड टू टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग हाइपोथेसिस। सो कौन सी हाइपोथेसिस के लिए आप वन टेल्ड टेस्ट यूज करोगे? नल हाइपोथेसिस, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, नॉन डायरेक्शनल या फिर सिंगल हाइपोथेसिस? सो डायरेक्शनल हाइपोथेसिस के लिए आप यूज करोगे। देखो नल हाइपोथेसिस जो है वो नॉन डायरेक्शनल है क्योंकि नल हाइपोथेसिस किसी भी साइड नहीं है। नल हाइपोथेसिस बोल रही है कि भाई एक नल इज लाइक कोई भी डिफरेंस नहीं है दो वेरिएबल्स के बीच में, यानी देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ओके, सो ये आप नल में बोल रहे हो, तो नल जो है वो दोनों साइड जा सकते हैं ना, हो भी सकता है रिलेशनशिप, नहीं भी हो सकता है, तो ये टू टेल्ड की तरह काम करेगा। ऐसे ही तो ये यहाँ पे वन टेल्ड टेस्ट हम तब यूज करते हैं जब हमें एक ही डायरेक्शन में जाना होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट रिलेटेड टू क्वालिटेटिव रिसर्च?
सो ग्राउंडेड थियरी आपका फिनोमिनोलॉजी के, और ये आपका एंथ्रोपोलॉजी और एक्सपेरिमेंटेशन। आंसर आपका क्या हो जाएगा जी? क्वालिटेटिव रिसर्च में ये एक्सपेरिमेंटेशन नहीं आएगा, बाकी तीनों चीजें हैं। फिनोमिनोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एथनोग्राफी, इसी का ही एक पार्ट मान सकते हैं हम ग्राउंडेड थियरी। तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है, एक्सपेरिमेंटेशन एक क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड हो जाएगा। ओके, फिनोमिनोलॉजी में हम एक फिनोमिना एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, एक्सपीरियंस नहीं, फिनोमिना स्टडी कर रहे होते हैं जो इंडिविजुअल्स ने एक्सपीरियंस किया है। एथनोग्राफी में हम इन डेप्थ स्टडी में चले गए, केस स्टडीज ज़्यादा देखने को मिलेंगी, फील्ड नोट्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पे आप वहाँ रह के उन चीज़ों को देख रहे हो। ग्राउंडेड थियरी जो थियरी फॉर्मुलेट करने पे फोकस करेगी, जब तक कि थियोरेटिकल सैचुरेशन ना आ जाए तब तक डाटा कलेक्ट करके। एक्सपेरिमेंटेशन हाइपोथेसिस टेस्टिंग पे, कंट्रोल्ड चीज़ों पे या मैनिपुलेशन पे, उन चीज़ों पे फोकस करेगा। तो ये आपका एक्सपेरिमेंटेशन क्वांटिटी पे फोकस कर रहा है, क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड है। ये बहुत अच्छी बात है, ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का ही एक तरीका है, मैक्स, मिन और कौन। ठीक है, सो ये एक्सपेरिमेंटल का तरीका है। मैक्स में हम मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं सिस्टमेटिक वेरिएंस को, मिन में हम एरर वेरिएंस को कम करना चाह रहे हैं, मिनिमम, और कौन मतलब कंट्रोल, आप कंट्रोल करना चाह रहे हो एक्सट्रेनियस वेरिएंस को। सो ये मैक्स, मिन, कौन प्रिंसिपल जो है ये कहीं भी नेट में भी दोबारा पूछा जा सकता है। सो ये क्वेश्चन आपको जरूर पता होना चाहिए। ओके, तो मैक्स, मिन और कौन। The ratio of true variance to total variance. So true variance divided by total variance, इसको आप validity coefficient बोलोगे, reliability, correlation या regression. So ये आपका reliability coefficient हो जाएगा जी। ओके, so validity coefficient जो है वो correlation बताएगा between test score and a criteria, validity चेक करेगा, उसकी accuracy चेक करेगा कि वो वही चीज़ measure कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कोरिलेशन जो है वो लीनियर रिलेशनशिप बता देगा। रिग्रेशन जो है वो रेट ऑफ चेंज बता देगा कि कितना बदला है। जैसे कोरिलेशन आपको बताता है कि पॉजिटिव कोरिलेशन है दोनों के बीच में, एक को चेंज करेंगे तो दूसरा भी चेंज होएगा पॉजिटिवली। सो रिग्रेशन आपको ये बताएगा कि एक को कितना चेंज करेंगे तब दूसरा कितना चेंज होएगा। तो वो मैग्नीट्यूड आपको रिग्रेशन से पता चलता है। If the distribution of test score is negatively skewed, then what would be its difficulty level? ये आपका नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व होता है। ये मैंने आपको अभी रिसर्च की जो मैराथन करवाई उसमें भी करवाया था, 6th यूनिट वाली नेट की। ये आपका नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है। मैं इसको यहाँ टिप्स से पकड़ के राइट साइड में थोड़ा सा खींच लेती हूँ। अगर मैंने राइट साइड में खींचा है, ऐसा कुछ नजर आएगा। ठीक है, यहाँ पे पहले मीन, मीडियन, मोड सब बराबर था। अब आपका यहाँ पे मीन हो गया, ये मीडियन हो गया और ये मोड हो गया। सो यानी मीन के ऊपर ही हैं सारी चीजें। सो मीन से ज्यादा लोग, मीन से ऊपर वाले स्कोर में आ गए ना ज्यादा बच्चे, दैट मीन्स डिफिकल्टी लेवल लो है। ओके, डिफिकल्टी लेवल लो। अगर यही चीज मैं पॉजिटिवली स्क्यूड करती तो मैं इसको उठा के लेफ्ट में खींच देती, तो ये एक तो ये टच नहीं होता है नीचे ना, यहाँ टच हो गया मेरे वाला, ये लेफ्ट में खींच के ऐसा कुछ नजर आता। सो ये यहाँ पे आपका क्या हो जाता, ये आपका वहां पे उधर था ना मीन, ये मोड हो जाता, ये मीडियन हो जाता और यहाँ मीन होता। ओके, सो ये मीन से नीचे नीचे थी सारी चीजें, यानी बच्चे मीन तक भी नहीं पहुंच पाए स्कोर वाइज। ओके, दैट मीन्स टेस्ट डिफिकल्ट है। सो नेगेटिवली स्क्यूड में जो है आपका टेस्ट ईजी है और पॉजिटिवली स्क्यूड में आपका जो है डिफिकल्टी लेवल हाई है। ओके, Reliability of a test with 30 items were found to be 0.75. So 30 आइटम की रिलायबिलिटी हमने निकाली, 0.75 निकली। हाउ मेनी आइटम, हम कितने आइटम और ऐड करें कि हमारी रिलायबिलिटी 0.90 हो जाए। सो ये आपके पास डिजायर, ये आपका स्पीयरमैन ब्राउन प्रोफेसी फॉर्मूला से सोल्व होएगा। मैंने आपको पेपर जब मैराथन करवाई तब भी करवाया था, N-1R, ये है, ये आपका क्या होता है प्रोडक्ट में, ये वो आप जो आपका कोफिशिएंट होता है एक तरीके से। ठीक है, जो आप रिलेशन, को रिलेशन कोफिशिएंट दिया होता है। ओके, अब यहाँ पे ये चीज रिलायबिलिटी की तरह काम करेगी। यही सेम फॉर्मूला यहाँ पे इस तरीके से भी दिखाया जा सकता है कि RXX ये सेम है और ये आपका क्या है, RXS वाला ये डिजायर्ड रिलायबिलिटी है और ये ऑलरेडी जो रिलायबिलिटी आ रही है वो है एज पर दिस फॉर्मूला। ओके, सो यहाँ पे हमें के निकालना है। के यूजुअली जब मैंने एक मैराथन कराई थी उसमें जब बताया था आपको, तो हम बोल रहे थे वहां पे कि ये एन लिख रखा था वहां पे। सो NR अपॉन में 1 + N-1R ऐसे था। सो एन हम बोल रहे थे जितना कि हमने अगर स्प्लिट हाफ कर दिया तो 2 टेस्ट हो गए, ऐसे ही हम कितना लंबा टेस्ट करें। ओके, सो वो लेंथ से डिपेंड करेगा, चेंज इन लेंथ जो है वो आपकी रिलायबिलिटी को चेंज करेगी। सो अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला रखूंगी कि ये मेरी डिजायर्ड
रिलायबिलिटी है, यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास 0.75 है, यहाँ से k की वैल्यू मेरे पास 3 आ जाएगी। दैट मीन्स जो मेरा टेस्ट है वो 3 गुना लंबा होना चाहिए अगर मेरे को 0.90 की रिलायबिलिटी लानी है तो। सो मेरा ओरिजिनल टेस्ट था 30 का, तो अब मैं क्या करूँ, 30 दिया कितना, एक सेकेंड, दैट मीन्स न्यू टेस्ट मस्ट बी 3 times as long as the ओरिजिनल टेस्ट। हाँ तो ठीक तो है, 3 times होगा तो यानी 90 आइटम्स होने चाहिए, 30 थे ना तो 3 3 90, 90 होने चाहिए। और इन्होंने बोला है हाउ मेनी आइटम्स शुड बी एडेड, तो कितने और ऐड करें, तो ऑब्वियसली 30 तो ऑलरेडी है तो 60 और ऐड करेंगे, तो आंसर आपका 60 हो जाएगा। ओके, हु मेड द टीचिंग टोपोलॉजी, मैकडोनल्ड, ग्रीन, मॉरिसन या फिर गेग, तो आंसर आपका मॉरिसन हो जाएगा। देन है आपका विच लैंग्वेज इज रिलेटेड टू द वर्ड एड्यूसियर इन एजुकेशन। एजुकेशन जितने भी वर्ड्स आपसे पूछ लें सारे के सारे वर्ड लेटिन लैंग्वेज से ही आए हैं, आंसर लेटिन लैंग्वेज हो जाएगा। विच कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट रिलेटेड टू फिलोसफी, कॉम्प्रिहेंसिव, ऑब्जेक्टिविटी, पेनिट्रेशन, फ्लेक्सिबिलिटी। ऑब्जेक्टिविटी, फिलोसफी की जब बात आ गई तो फिलोसफी सब्जेक्टिव ही होएगी। ओके, तो हॉलमार्क जो है ऑब्जेक्टिविटी, वो किसका हॉलमार्क है, वो साइंस या मेजरमेंट या एक्सपेरिमेंटल का है। फिलोसफी इनहेरेंटली सब्जेक्टिव होती है, हर इंसान की अलग फिलोसफी है, हर इंसान अलग थॉट प्रोसेस रखता है, हर एक इंसान अलग तरीके से सोच सकता है, क्योंकि इसमें क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, अलग अलग पर्सपेक्टिव सब आ गया। Which one of these books is not written by Swami Vivekanand? कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग उन्होंने लिखी है, प्रेम योग उन्होंने नहीं लिखी है जी। Which of the following is associated with Cattell's model of intelligence? तो रेमंड कैटल का क्रिस्टल और फ्लूइड इंटेलिजेंस जो है उसका मॉडल है, आंसर आपका सी हो जाएगा। ओके, Which one of the following stage is known as creative age and gang age? सो लेटर चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, अडोलेसेंस स्टेज या इन्फेंसी। इन्फेंसी और अडोलेसेंस नहीं है, गैंग आप स्कूल में जाके बनाते हो, सो ये लेटर चाइल्डहुड का पार्ट रहेगा। According to Piaget's theory of cognitive development, ability to use symbols, words, gestures, signs, images to represent object or actions or objects mentally is known as, तो object permanence, semiotic function, collective monologue। जब भी साइन वर्ड आ जाए ना, साइन सिंबल्स वगैरह, तो वो सिमायोटिक फंक्शन रहेगा वो, ठीक है। तो सिमायोटिक फंक्शन, इसको सिंबॉलिक फंक्शन भी बोलते हैं। ये प्री ऑपरेशनल स्टेज का जो है हॉलमार्क की तरह आपको नजर आएगा, symbolic function. Which one of the following is not an example of projective technique for assessment of personality? So projective में कौन कौन सी चीजें आती हैं? projective में रोश का इंक ब्लोट टेस्ट फॉर श्योर आता है, thematic apperception टेस्ट आ जाएगा, क्यू सॉर्ट टेक्निक और सेंटेंस। सेंटेंस को कंप्लीट करना भी एक चीज इनडायरेक्टली शो कर रहा है, बट क्यू सॉर्ट टेक्निक जो है वो आपके प्रोजेक्टिव में नहीं आएगी, वहां पे सब्जेक्टिविटी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है जी। विलियम स्टेफनसन ने ये डेवलप की है। इट सर्व्स एज कंपैरेटिव मिक्स्ड मेथड अप्रोच, जिसमें क्वालिटेटिव इंसाइट को क्वांटिटेटिव फैक्टर एनालिसिस के साथ मैच किया, मतलब कंबाइन किया जाता है, ताकि शेयर्ड व्यू पॉइंट्स को अनकवर किया जा सके। यूजुअली इसको साइकोलॉजी, एजुकेशन, सोशल साइंसेज में हम यूज करते हैं। ओके, सो क्यू सॉर्ट टेक्निक जो है वो प्रोजेक्टिव टेक्निक नहीं है, सब्जेक्टिव है। Sonu wants to see a movie at late night, but his mother ordered him either go to sleep or do studies. तो इस सिचुएशन में सोनू कौन से कॉन्फ्लिक्ट में है? तो अब सोनू को तो दोनों ही नहीं करनी, वो तो दोनों ही अवॉइड करना चाह रहा है, उसको तो मूवी देखने जाना था। तो वो क्या हो गया जी, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट हो गया ये, ठीक है। सो ये दोनों ही तरीके से अवॉइडेंस है। अप्रोच होता है वो दोनों चीजें करने का मन है उसका, कि उसको मूवी देखने भी जाने का मन है और उसको गेमिंग जोन में जाने का भी मन है। तो उन दो में से एक अगर चूज करना होता तो अप्रोच हो जाता। अब अप्रोच अवॉइडेंस होता है कि उसकी मम्मी बोलती चल ठीक है, या तो मूवी देखा या फिर पढ़ ले या सो जा, तो उनमें से एक ऑप्शन आ जाता, तो वो अप्रोच अवॉइडेंस हो जाता। बट यहाँ तो वो दोनों ही नहीं करना चाह रहा है, दोनों ही अवॉइडेंस में जाएंगे। When there are only two groups, the relation between t test और f test in statistic will be, तो t square is equal to f, t square is equal to f, आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ सैंपल स्टैटिस्टिक एंड पॉपुलेशन पैरामीटर, तो ये आपका सैम्पलिंग एरर या स्टैंडर्ड, देखो हर जगह कई जगह पे आपको सैम्पलिंग और स्टैंडर्ड एरर सेम सी मिलेगी। इसका आंसर हम जब हमसे सिंपली पूछा जाए कि सैंपल स्टैटिस्टिक और पॉपुलेशन पैरामीटर में क्या फर्क है, तो हम सैम्पलिंग एरर आंसर देते हैं, अगर इस सेंस में पूछा जाए तो। ओके, अदरवाइज आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो सैंपल है आपका, उसके स्टैंडर्ड डेविएशन को आप क्या इन्फर करते हो, तो वो हम स्टैंडर्ड एरर भी उसको बोल देते हैं। ओके,
थियरी बिल्डिंग इज द मेन पर्पज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च, थियरी बिल्डिंग मेन पर्पज है तो बेसिक रिसर्च होगा, फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है। इंटरनल एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म आर रिक्वायर्ड स्टेप इन विच ऑफ द फॉलोइंग, जब भी क्रिटिसिज्म की बात है इंटरनल एक्सटर्नल हिस्टोरिकल रिसर्च आपका आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू प्लेसिबो इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ मेडिसिन नहीं, इफेक्ट ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल, इफेक्ट ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट या साइकोलॉजिकल इफेक्ट, तो वो मेडिसिन का साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, मेडिसिन मिल नहीं रही है आपको तो जो भी आप इंटरवीन कर रहे हो, इंटरवेंशन दे रहे हो, उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो है वो आपका प्लेसिबो इफेक्ट में आता है। In a projective test of personality, the stimulus must be, stimulus simple हो, ambiguous हो, complicated हो या pictorial हो। जब प्रोजेक्टिव टेस्ट की बात कर रहे हो आप तो चीज़ें एम्बिगुअस नज़र आती हैं, अनस्ट्रक्चर्ड नज़र आती हैं, और उन एम्बिगुअस चीज़ क्योंकि आपसे स्टोरी लिखवा ली या कुछ ऐसी चीज़ें करवाई जो कि आपने बस वो जो चीज़ दिख रही थी उस हिसाब से कर दिया, लेकिन वो आपके अनकॉन्शियस या जो सबकॉन्शियस दिमाग में चीज़ें हैं उन थॉट्स को बाहर निकाल के देखना चाह रही हैं। ओके, Which of the following is most important characteristic of a test? Reliability, validity, objectivity, comprehensiveness। तो सबसे पहली चीज जो है वो वैलिडिटी रहती है जी। ओके, ऑल्दो वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बट हम अगर एक चूज करना है तो हम वैलिडिटी पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेशियो, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेशियो स्केल ऑफ मेजरमेंट, नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक। सो ट्रू जीरो होती है इसमें, ये हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट है। क्वालिटीज ऑफ रियल या अनइक्वल यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, अनइक्वल वाली चीज तो रियल क्वालिटीज, आंसर आपका डी रहेगा। अनइक्वल यूनिट्स वाला नहीं होता भाई, इक्वल यूनिट सेम यूनिट्स पे आप बात करते हो। सो ये ट्रू जीरो भी होती है, हाईएस्ट लेवल भी होता है और क्वालिटीज ऑफ रियल होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स स्केल होता है सबसे। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड फॉर असेसिंग द क्वालिटी ऑफ आइटम्स इन अ टेस्ट। सो क्वालिटी को असेस करने का काम किसी टेस्ट में अगर आप देख रहे हो तो टास्क को एनालाइज करना, कंटेंट को, ट्रेंड को या आइटम को। सो अगर आप हर एक क्वेश्चन की आइटम की क्वालिटी की बात कर रहे हो तो आइटम एनालिसिस होगा, उस आइटम एनालिसिस में हम मेजरली आइटम की डिफिकल्टी और वो सारी चीजें चेक करते हैं, डिस्क्रिमिनेटरी पावर चेक करते हैं। ओके, इफ अ टेस्ट इज वैलिड देन इट must be reliable, it has no relationship with reliability, may not be reliable, has less reliability। टेस्ट अगर वैलिड है इट मस्ट बी रिलायबल। ओके, अगर रिलायबल है तो जरूरी नहीं है वो वैलिड हो या ना हो। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट कम अंडर हार्डवेयर? चॉक बोर्ड, वर्क ऑफ चॉक, कंप्यूटर, ओवरहेड प्रोजेक्टर। ओवरहेड प्रोजेक्टर, कंप्यूटर और चॉक बोर्ड ये सारे हार्डवेयर हैं, बट जो चॉक से आप काम कर रहे हो उसके ऊपर दैट इज सॉफ्टवेयर, वो सॉफ्टवेयर में आएगा। ओके, इन विच फील्ड गाइडेंस इज नीडेड ड्यूरिंग अडोलेसेंस? तो अडोलेसेंस में तो हर चीज से रिलेटेड ही गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, इंडिविजुअल, एजुकेशनल, वोकेशनल। अडोलेसेंस तो बस क्राइसिस वाली स्टेज होती है। काउंसलर्स मेन एबिलिटी एंड एफिशिएंसी शुड बी इन द फील्ड ऑफ एजुकेशनल टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट या इंटरव्यू या नन ऑफ दीज। सो काउंसलर की मेन एबिलिटी इंटरव्यू में होनी चाहिए ताकि वो बेटर तरीके से समझ पाए लोगों की फीलिंग्स को, चीज़ों को। द बेस ऑफ एजुकेशनल गाइडेंस इज, तो एजुकेशनल गाइडेंस है तो उसका बेस आप एजुकेशनल प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखते हो, वोकेशनल गाइडेंस में वोकेशनल प्रॉब्लम्स आ जाता है, पर्सनल प्रॉब्लम्स में तो हम यूजुअली जो है अपना काउंसलिंग के साथ जाते हैं। सो एजुकेशनल प्रॉब्लम्स जो है वो आपका आंसर होना चाहिए। हु सेड दैट मदर्स आर द आइडियल टीचर एंड द इनफॉर्मल एजुकेशन गिवन बाय होम इज मोस्ट इफेक्टिव एंड नेचुरल? सो ये बात पेस्टॉल्जी ने बोली है, उन्होंने मदर्स के ऊपर बहुत काम किया है। ओके जी, हु हैज गिवन द एम ऑफ सोशल एफिशिएंसी? ड्यूई, देन सोक्रेटिस, पेस्टॉल्जी और रशल। तो आंसर आपका जॉन ड्यूई हो जाएगा, क्योंकि सोसाइटी के साथ रहने की बात, सोसाइटी के साथ में रह के सीखने की बात जो है वो प्रैग्मेटिज्म करता है। ओके, और सोसाइटी से दूर की बात जो है वो आपका रूसो करते हैं, नेचुरलिज्म। हु सेड रिवर्स द यूजुअल प्रैक्टिस एंड यू विल ऑलमोस्ट ऑलवेज डू राइट? तो जो यूजुअल चीजें हो रही हैं उससे थोड़ा सा ऑपोजिट करो, यू विल ऑलवेज डू राइट। ये बात फ्रॉबिल, रूसो, जॉन ड्यूई या फिर प्लेटो? तो आंसर आपका रूसो आ जाएगा। तो ये रूसो ने बोली है, लिटरेसी इज नीदर बिगनिंग नॉर द एंड ऑफ द एजुकेशन, इट इज ओनली वन ऑफ द मीन्स ऑफ द एजुकेशन। सो ये बात अपने महात्मा गांधी ने बोली है जी। Which of the following is not a teaching technique of kindergarten? Learning by playing, transfer of objects, self activity, questioning। सो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? आप प्लेइंग से, खेल खेल से सीख रहे हो, ऑब्जेक्ट्स को इधर उधर ट्रांसफर कर रहे हो, खुद एक्टिविटी कर रहे हो, तो क्वेश्चनिंग बचता है एक, जो किंडरगार्टन की एक्टिविटीज में नहीं आएगा।
Rabindranath Tagore established an educational institution at the following place: बोलपुर, कटक, पौंडीचेरी, वारधा। तो ये तीनों तो बहुत दूर दूर हो गए, ठीक है। इन्होंने वेस्ट बंगाल में शुरू किया था शांति निकेतन के नाम से। तो आंसर ए हो जाएगा जी। शांति निकेतन जो है वो बोलपुर टाउन में लोकेटेड है, बिरहम डिस्ट्रिक्ट में। ओके, सो ये आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एजुकेशनल टेलीविजन इज अ फॉर्मल मीडिया, नॉन फॉर्मल मीडिया, स्पेशल मीडिया या डायरेक्ट मीडिया। तो ये क्या है जी, नॉन फॉर्मल आएगा। फॉर्मल तरीके से हम एजुकेशनल टीवी को यूज नहीं करते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। आपके 120 के 120 क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होते हैं। आई होप जो एजुकेशन के बाकी एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए भी ये क्वेश्चंस हेल्पफुल रहें। ओके, सो आपको मदद मिली हो, आपने कुछ अच्छा सीखा हो। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री। बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स। टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।